अगर आपको अंदर एक एडवेंचरस लाइफ की, एक बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ की, एक देश के लिए कुछ करने का जज्बा अगर है, तो सेना से बढ़िया जॉब कोई नहीं। देखिए, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में अंग्रेजी और हिंदी, ये बच्चों में बड़ी गलत धारणा है कि सर वो जो इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे होते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल सही बात है सर, लोग कहते हैं ऐसा। वहाँ बच्चे अगर आप देखें तो आप हिंदी, इंग्लिश या हिंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं। भाषा पे जोर नहीं है, भाव पे जोर है। अच्छा, बिल्कुल। गांव से ऐसे बच्चे आते थे एंड दे गेट सिलेक्टेड। वो नहीं है। ये मैं बच्चों को, ये जो कई इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने धंधे के लिए बता रखा है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करिए, हम आपकी पर्सनालिटी को बताएंगे। गलत है। देखिए, कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जो 12वीं में आते ही आपको क्लास 1 जॉब दे दे। सरकार आपको बीए, बीएससी या बीटेक की डिग्री दे जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता और आपको एक ऐसा स्टेटस देती है जो हर युवा चाहता है कि साहब मैं सेना में एक अधिकारी बनने का मेरा जो सपना है वो पूरा हो। जो बच्चा अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं तो उसको वो बिल्कुल ले लेंगे। कोई वहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि साहब किसी की अप्रोच आ जाएगी। बड़े से बड़े अफसर कोई भी अगर कोशिश भी करता है तो उनकी कोई सुनता नहीं। इसीलिए आज सबसे बेहतरीन अगर इदारा है कोई देश में तो वो डिफेंस सर्विसेज। मान लीजिए मैं सिपाही भर्ती होता हूँ, ठीक है सर, एयरफोर्स हो या नेवी हो, तो मेरे ग्रोथ के चांस कहाँ तक हैं? जो अग्निवीर में जा रहे हैं वो सूबेदार मेजर, ऑनररी कैप्टन तक का रैंक ले सकते हैं। लेकिन अग्निवीर में भी अगर 20 से लेके 27 साल तक की एज के बच्चे, जैसे एनडीए एक स्ट्रीम है, ऐसे ही एक आर्मी कैडेट कॉलेज एक स्ट्रीम है जिसमें वो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करके एसीसी ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी फिर बाद में आईएमए एनडीए वाले बच्चों के साथ ज्वाइन करके कमीशन्ड ऑफिसर्स बन सकते हैं। डिफेंस में जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो क्या क्या कौन कौन से पद हैं और किस पद पे कौन क्वालिफाइड हो सकता है? कई बच्चों में ये गलत धारणा रही है कि साहब अगर एनडीए की क्वालिफिकेशन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, कि साहब वो 12वीं के बाद ही, सरकार की रिक्वायरमेंट 12वीं के बाद है, लेकिन आप 12th अपीयरिंग में आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और बच्चे कई इस चक्कर में करीब 2 उनके चांसेस मिस हो जाते हैं। इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है सर, उसमें एसएसबी कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है सर? तो बच्चा वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि साहब ये नॉर्मल इंटरव्यू है और मैं तो वो 8-10 दिन पहले या तो अपने दोस्तों से कोई जानकारी हासिल करता है या वो किसी मतलब जो जानकार आदमी है उसके पास आता है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो मेरी दरख्वास्त लोगों से यही है, जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई करते हैं या शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उसी दिन से आपको अपनी एसएसबी की तैयारी करनी पड़ेगी। मेडिकल जो टेस्ट होता है सर, उसमें युवाओं को किन किन बातों पर फोकस रखना चाहिए ताकि वो मेडिकल अनफिट ना हो सके? मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, असफल हो गया सर, उसे क्या करना चाहिए? हेलो दोस्तों, मैं हूं फ़हीम खान और आप देख रहे हैं हाफ बॉल पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे डिफेंस सर्विस की। डिफेंस सर्विस को एक प्रतिष्ठित नौकरी माना जाता है और इसमें कौन-कौन सी नौकरी हैं, क्या-क्या ऑप्शन हैं और इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं, इन्हीं चीज़ों पे बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विनोद दत्ता जी। तो दत्ता साहब एक कोचिंग भी चलाते हैं बच्चों को डिफेंस में जाने के ट्रेनिंग देने के लिए। तो दत्ता साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है सर कि आदमी या युवा डिफेंस का करियर क्यों चुने सर? देखिए, डिफेंस में करियर क्यों चुने? जी बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, डिफेंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है और जिसमें अगर युवा सबसे पहले अपना एक कैरियर जो है उसको सिक्योर कर सकता है। जी। दूसरा, उसके अंदर जो जज्बा है कि देशभक्ति का, या किस तरह से, मैं ये नहीं कहता कि केवल सेना ही एक देशभक्ति का जरिया है, लेकिन बाकी की सेवाएं भी देश की उसी डायरेक्शन में उनको ले जाती हैं। लेकिन इसमें एक तो क्योंकि आर्मी को एक यंग एज प्रोफाइल चाहिए, यंग लीडर्स चाहिए, तो सबसे जल्दी अगर आपको एक ऑफिसर बनने का मौका कोई सरकार प्रदान करती है तो वो डिफेंस में एक करियर है। जी। सर पहले हम डिफेंस में 3 विंग्स आ जाती है।
आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है सर। तो हम पहले डिफेंस की हम बात करते हैं सर। तो डिफेंस में सर एक अफसर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और उसमें एज ग्रुप क्या होता है? देखिए, मैं थोड़ा सा और उससे आगे जाना चाहूँगा। अ, हमको आज़ादी मिले 1947 हुआ, 1947 में आज़ादी मिली, और उस समय जो करीब 4 लाख हमारी फ़ौज थी, तो जब उसको तकसीम किया गया तो कुछ पाकिस्तान को चली गई और कुछ हमारे पास आ गई। जी। तो सरकार ने ये देखा कि भई हमें बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ एज प्रोफ़ाइल यंग की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने सैनिक स्कूल्स, जी। मिलिट्री स्कूल्स और जो आरआईएमसी है, इन तीनों चीज़ों का जो गठन हुआ, तो उसमें हमारा ये रहता है कि हम जो बच्चे हैं उनको वी वांट टू कैच देम यंग। ओके। ठीक है। तो जैसे सैनिक स्कूल है, पहले एक स्टेट में एक सैनिक स्कूल हुआ करता था, अब पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने कुछ सैनिक स्कूल की संख्या बढ़ाई है। जी। तो इसमें 6वीं से लेके 9वीं, मतलब 2 एंट्रीज होती हैं, एक 6th स्टैंडर्ड के लिए और एक 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो बच्चे उसमें जा सकते हैं, और इसमें बहुत ही मतलब डेडिकेटेड तरीके से और बच्चों को डिफेंस में करियर के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है और उनको वो किया जाता है। उसके बाद आप ये देखिए कि जैसे ही बच्चा 12वीं में आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को ये नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट ने 1 साल का आपको डिस्पेंसेशन दिया हुआ है। कई बच्चों में ये गलत धारणा रही है कि साहब अगर एनडीए की क्वालिफिकेशन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, कि साहब वो 12वीं के बाद ही, सरकार की रिक्वायरमेंट 12वीं के बाद है, लेकिन आप 12th अपीयरिंग में आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, और बच्चे कई इस चक्कर में करीब 2 उनके चांसेस मिस हो जाते हैं। तो वो सरकार ने उनको ये डिस्पेंसेशन दिया हुआ है, और उसके तहत वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना रिजल्ट जब भी आए तब सबमिट करते हैं। एक आपसे इंडेविटी वो साइन करा लेते हैं, एफिडेविट, और वो कारगर रहता है। तो ये फैसिलिटी सिर्फ डिफेंस के अंदर ही? केवल डिफेंस के लिए। जी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चे जैसे 12th में आते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक गणित का पेपर होता है, मैथ्स 300 नंबर का, और एक जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसके 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जी। पार्ट ए में 50 जो सवाल आते हैं वो इंग्लिश के आते हैं, अच्छा। और बाकी के जो सवाल हैं आपके 100 सवाल हैं वो जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट के आते हैं। ये 600 नंबर का होता है। ठीक है। तो इसमें सरकार ने क्या किया है कि आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग वो है, मतलब जब वो 25% रखा है। अच्छा। हाँ, तो 25% जिस बच्चे के आएंगे उसी की कॉपियां चेक होंगी। ये नहीं कि आप गणित में बहुत होशियार हैं तो आपने वहाँ 150 नंबर ले लिए और जीएटी में आपके जो 25% से कम आए हैं। तो जिनके 25% मार्क्स आते हैं उन्हीं की कॉपियां चेक होती हैं, और उसके ऊपर जो मेरिट जाती है उसमें से वो पहले 8000 बच्चों को ले लेते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को देखिए, लोगों ने बड़ा हौवा बना रखा है कि साहब ये होगा, या वो 12th को बहुत ज़्यादा तरजीहत देते हैं। जी। मैं मानता हूँ कि 12th एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है एक, हाँ, स्टूडेंट के लाइफ में, लेकिन अल्टीमेटली आपका एम क्या है? देखिए, कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जो 12वीं में आते ही आपको क्लास 1 जॉब दे दे। दे दे। सरकार आपको बीए, बीएससी या बीटेक की डिग्री दे जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, और आपको एक ऐसा स्टेटस देती है जो हर युवा चाहता है कि साहब मैं सेना में एक अधिकारी बनने का मेरा जो सपना है वो पूरा हो। लेकिन बच्चों को ये मतलब उनको चाहिए कि उनकी तैयारी वो 11th और 12th, मैं तो कहता हूँ 10वीं से ही शुरू कर देनी चाहिए, जिससे बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है, कहते हैं ना और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, क्योंकि बच्चों के पास इतना मतलब आजकल इतना लोड है, वो 2-3 जगह कोचिंग कर रहा है, 2-3 जगह ट्यूशन कर रहा है। सही बात। ठीक है, और भी कई इस तरह के हैं। कुछ पेरेंट्स की एस्पिरेशन होती हैं, जी। क्योंकि जो पेरेंट्स खुद अगर उस माइलस्टोन को अचीव करने में सफल नहीं होते हैं तो वो चाहते हैं कि ये सपना बच्चों के तरफ हो। वो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन कई बार इसमें पेरेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि हाई स्कूल से ही उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वो तैयारी कैसे होगी? देखिए, ऐसा है कि हाई स्कूल से ही बच्चे को इंग्लिश और जो जनरल नॉलेज है उसकी तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी आप देखिए करीब 30 एक सवाल ऐसे आते हैं जो वोकेबलरी बेस्ड है।
और अक्सर देखा गया है जब से ये इंटरनेट वगैरह आ गया है तो हर चीज़ का शॉर्टकट देखने लगे हैं बच्चे। चैट जीपीटी से अपने ऐसे लिख लेते हैं। नहीं, हमारे ज़माने में लैंग्वेज पे बड़ा जोर दिया जाता था। तो ये जो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट अपनी वोकेबलरी का इजाफा वो कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा हर बच्चे को कि भाई 10th के बाद आप हर रोज़ 2 नए शब्द सीखिए। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रोज़ 2 शब्द आप सीखेंगे या रोज़ आप 5 सवाल जनरल नॉलेज के अगर सीखते हैं, तो आपका जो नॉलेज का रिजर्वॉयर है, वो इतना बढ़िया और इतना डीप हो जाएगा कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा। तो उसी को नॉलेज बैंक कह सकते हैं। नॉलेज बैंक कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर फिर वो मेरा वही सवाल है कि ये जो आपने जो बताई सारी चीज़ें वो अफ़सर बनने के लिए, जी। ठीक है। तो ये तो हुई अफ़सर बनने की बात है। एक सैनिक बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट? जी। देखिए, सैनिक के लिए अब जो सरकार ने नई अग्निवीर स्कीम शुरू की और हमारी मतलब जो सेना है, उसमें से अगर आप देखें जो हिंटरलैंड है, वो आप देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पंजाब, ये ऐसे स्टेट्स हैं और यूपी तो खैर सबसे ज़्यादा देता है, करीब 12% सैनिक यहाँ से आते हैं। हाँ, बाकी स्टेट से करीब 8-9% हर स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अभी जो अग्निवीर स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, जी। तो इसके लिए बच्चे को 17.5 से 21 साल तक का उसको जो एज ब्रैकेट है उसमें वो कर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें 10th स्टैंडर्ड है, ठीक है, सोल्जर जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए। अगर वो बतौर ट्रेड्समैन जाना चाहता है, ट्रेड्समैन में हो जाते हैं आपका बार्बर, धोबी, नाई वगैरह। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें देखिए फौज में हर ट्रेड आपको मिलेगा, क्योंकि लड़ाई में आप ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे फलाने आदमी की ज़रूरत है तो पीछे से भिजवाइए। तो आर्मी एक सेल्फ कंटेन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, हर मतलब तबके का, हर स्किल का आदमी मिलेगा। तो ये उसके ट्रेड्समैन के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो 8वीं क्लास से शुरू हो जाती है। अच्छा। अच्छा सर डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस में जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो क्या-क्या कौन-कौन से पद हैं और किस पद पे कौन क्वालिफाइड हो सकता है? उसके बारे में थोड़ा। जी, देखिए अगर आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, तो अग्निवीर बतौर एक मतलब सिपाही भर्ती होता है, जिसे आजकल अग्निवीर कहने लगते हैं। उसका जो कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट है वो 4 साल का होता 4 साल का। है। जी। और उसके अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने की। उसके बाद उसको स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग दी जाएगी और चौथी साल जब कंप्लीट होने वाली होती है, उससे 6 महीने पहले उसकी एक स्क्रीनिंग की जाती है। उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसमें से जो अभी मौजूदा रूल्स हैं, उसके हिसाब से 25% बच्चे उसमें रिटेन कर लिए जाते हैं, चली जाती। बाकियों को रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन जो बच्चे रिलीज़ होके जाते हैं, उनके लिए कई डिपार्टमेंट्स में रिजर्वेशन है। सरकार ने उनको एक निधि का भी ऐलान किया है, करीब 10 लाख 10.44 उनको निधि मिलती है। और भी इस तरह की फैसिलिटीज़ दी हैं उनको। कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिजर्वेशन है, कई मंत्रालयों में रिजर्वेशन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह है, वहाँ रिजर्वेशन। वो 75% जो वहाँ से जो रिलीज़ हुए हैं, जी। वो किन-किन क्षेत्रों में जा सकते हैं सर? वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसे यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन है। अगर जैसे वो किसी स्टेट सिविल सर्विसेज में अपीयर करना चाहते हैं या सीआरपीएफ, बीएसएफ में, उनको तरजीह दी जाएगी। और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के ये बोला है कि हम उनको लेने को तैयार हैं, क्योंकि वो एक ट्रेंड मैन। ट्रेंड में। ट्रेंड। जी। अच्छा सर एयर फोर्स और नेवी और डिफेंस तीनों, सबसे ज़्यादा युवा कहाँ नौकरी पाना चाहता है? तीनों में तीनों ट्रेड। देखिए तीनों ये तो आपने ये कह दिया कि किसी माँ से पूछा जाए कि 3 बच्चों में सबसे प्यारा कौन है, तो माँ के लिए तो सारे तीनों बच्चे बराबर हैं और बराबरी जो प्यार और खुलूस उनको मिलेगा। लेकिन देखिए, क्योंकि हमारा जो भूगोलिक स्थिति है, उसमें आर्मी करीब 13 साढ़े 13 लाख आर्मी है हमारी। तो फौज का जो हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा है। प्लस जो हमारे चैलेंजेस हैं फौज में वो काफ़ी मतलब बिल्कुल एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब आप जैसे स्थिति देखते हैं
कि चारों तरफ चीन भी हमारे साथ उतने अच्छे मधुर संबंध नहीं है, पाकिस्तान से भी हमारी उठक पटक चलती रहती है, इधर बांग्लादेश ने भी अपनी करवट बदल ली है। जी जी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो हमें युवा चाहिए या जो यंगस्टर्स हैं या जो कैजुअल्टी रेट देखी जाती है या एट्रिशन रेट देखी जाती है, वो सेना में अधिक है। हालांकि हर एक सर्विस में हर एक अग्निवीर का, चाहे वो वायुवीर हो, चाहे वो नेवी में हो या आर्मी में हो, उसका अपना योगदान है। सर हाई स्कूल और 12वीं या फिर ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, नेवी और एयरफोर्स के कौन-कौन से रास्ते उनके लिए खुल जाते हैं? किसके ऑफिसर्स के लिए या ऑफिसर्स। ऑफिसर्स? देखिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि भाई 12वीं में बच्चा जैसे ही आता है, मतलब 16.5 साल से 19.5 साल तक वो एनडीए की परीक्षा दे सकता है, जब तक उसके एज ब्रैकेट में वो फिट होता है। बाई चांस चलिए कोई बच्चा नहीं कर पाया, तो एक पैरेलल एंट्री शुरू की है जिसे टीईएस कहते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अब इसमें रिक्वायरमेंट ये है, आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि आप 60% आपके मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में, और जेई का आपने एग्जाम्स दिया हो। अच्छा। हाँ, तो जो आपकी परसेंटेज आई है और जेई में जो आपकी सीआरएल है, उसके हिसाब से आपको डायरेक्ट इंटरव्यू एसएसबी का कॉल आता है। तो इसमें रिटन क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। इसमें करीब 90 के करीब वैकेंसी होती है और ये हर 6 महीने में होता है जी। तो एक तो ये एंट्री है जी। दूसरा ऐसे ही एक पैरेलल एंट्री है नेवी के लिए, नेवी टेक बोलते हैं उसको, वो भी है। उसमें 70% उन्होंने कट ऑफ रखी है कि जिस बच्चे के पीसीएम में 70% मार्क्स हैं। इसमें लड़कियां भी एलिजिबल हैं, जैसे एनडीए में लड़कियां भी एलिजिबल हैं, आजकल जा रही हैं। और पहला बैच आपने देखा होगा अभी इस जून में पास आउट हुआ है और वो ऑलरेडी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहुंच चुका है। तो इसमें नेवी टेक में लड़कियों का भी प्रावधान है जी। तो सर जैसे आपने कहा लड़कियां भी जा रही हैं, तो फिटनेस को लेकर के दोनों में क्या समानता होनी चाहिए? देखिए, फिटनेस का ये बड़ा एक मिथ है लोगों में कि साहब लड़कियां कमज़ोर होती हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूं और मैंने देखा है। मतलब बायोलॉजिकली और इमोशनली अगर आप देखें तो एक जो महिला है वो करीब पुरुष से 9 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होती है अच्छा। जी। तो ये मानना बिल्कुल गलत है, लेकिन हाँ, क्योंकि बायोलॉजिकली दोनों मतलब डिफरेंटली बनाए गए हैं, तो उनके जो मानक हैं उनमें थोड़ा सा मतलब उनको उसमें थोड़े से स्टैंडर्ड्स उनके जो बिफिटिंग है महिलाओं के, वो मानक रखे गए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो महिलाएं, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मेरी यूनिट में एक लेडी ऑफिसर थी, तो जब वो लेडी ऑफिसर्स नई नई आई थी, तो किसी जवान ने ये कह दिया जब पीटी में वो ले जा रही थी, कह रहे ये लड़की है, ये हमको क्या दौड़ाएगी। अच्छा। हाँ, उस लड़की ने, उस ऑफिसर ने ये सुन लिया, वो उनको पूरा दौड़ाने ले गई। 40 मिनट की जब पीटी खत्म हुई तो हमने कहा उसका स्क्वाड नहीं आया है। तो हमने जब उससे पूछा, मैंने अपने 2IC से कि भाई वो कहाँ है, तो करीब 10 मिनट बाद वो आई। सारे जवान हाँफ रहे थे और आते ही वो सीधे रस्से पे चढ़ गई और उसने कहा हर जवान अभी रस्से पे चढ़ेगा। उस दिन से आज तक, जब तक वो रही उस यूनिट में, किसी जवान ने ये नहीं कहा कि ये लड़की है, ये हमको क्या दौड़ाएगी। तो ये आपको जो मैंने मिसाल दी है, ये बताता है कि किस तरह से लड़कियां सशक्त हैं, लड़कियां एम्पावर्ड हैं और कितनी डिटर्मिनेशन है। अभी आप देखिए लड़कियां सियाचिन में, शिवा चौहान सियाचिन में तैनात हैं जी। अच्छा सर, मेडिकल जो टेस्ट होता है सर, उसमें युवाओं को किन किन बातों पर फोकस रखना चाहिए ताकि वो मेडिकल अनफिट ना हो सके? सबसे बड़ी चीज़ जो देखने में आ रही है, क्योंकि जब से ये इंटरनेट आया है तो सारे बच्चे, अगर आपने देखा होगा, दे आर ग्लूड टू दिस गिज्मो जो हमारे हाथ में रहता है। सही बात है। ठीक है, तो इससे उनकी जो आईसाइट है उस पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो एक तो सबसे पहले इसका ध्यान उन्हें रखना चाहिए कि जो अपना स्क्रीन टाइम है उसको लिमिटेड रखें या उसको रेगुलेट करके रखें। दूसरा, उनकी जैसे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप थोड़ा बहुत रनिंग, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेम्स नहीं खेलेंगे तो तब तक आप फिजिकली फिट नहीं हो पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाकी के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ,
अब कई बच्चों में हाइपरटेंशन के केसेस देखे गए हैं। तो हाँ, बिकॉज़ जो स्क्रीन टाइम है या जिस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह से उनका खान-पान है, उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सेना में करियर लेना है, तो आपको मेडिकली एकदम फिट रहना पड़ेगा। जी। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि एक तो स्क्रीन टाइम हो गया, दूसरा खान-पान हो गया, रनिंग हो गया। तो इसमें सर शहरी बच्चे और ग्रामीण परिवेश के बच्चों में क्या आपने अंतर देखा है दोनों में? मेडिकली फिट और अनफिट को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जो ग्रामीण अंचल से बच्चा आता है, वो आप देखिए वो ज़्यादा फिट है, क्योंकि मैंने कई बार इंटरव्यूज़ में देखा है कि जो गांव से बच्चा आ रहा है, वो खेत पे भी काम कर रहा है, ठीक है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, वो स्कूल भी उसका हो सकता है 2-4 किलोमीटर दूर हो, हाँ, वो सही। साइकिल से जाता है, घर के भी और कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके पास होती हैं। तो उनका जो मतलब परसेप्शन है, वो शहर के बच्चों से कहीं ज़्यादा बेहतर देखने को मिला है। तो वो ज़्यादातर फिज़िकली फिट पाए गए हैं, और शहर में कई, क्योंकि आपको हर फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है, तो बच्चे कई बार इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि कैसे अपनी सेहत को मतलब एक सेहतमंद मतलब कैंडिडेट बन के वो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे अग्निवीर की एंट्री हो, उसमें वो आएँ। सर डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स में तीनों में जो प्रवेश प्रक्रिया है, क्या अलग है या सेम है? नहीं, एकदम रिक्वायरमेंट सेम है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम है, एनडीए में बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि कई बच्चों में ये गलत धारणा रहती है कि साहब हमारे पास साइंस साइड नहीं थी, या हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं था, तो हम एनडीए में नहीं जा सकते। 208 वैकेंसीज़ जो हैं, वो सेना के लिए रखी गई हैं, जिसमें आप, चाहे वो लड़का आर्ट्स का हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो पीसीबी का हो, बायोलॉजी का हो, वो उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है। एयरफोर्स में फ्लाइंग और नेवी में एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए फिजिक्स और मैथ्स का होना लाजमी है। सर एनडीए, सीडीएस, एफए, एफकेट में तीनों की जो एग्ज़ाम है, उनमें फ़र्क क्या है? क्या अंतर है सर तीनों में सर? देखिए, जो एनडीए है, वो आपकी स्कूल लेवल की एंट्री है। उसमें ग्रेजुएशन जो है, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में भारतीय सेना कराती है। आपको जेएनयू से डिग्री मिलती है, बीए, बीएससी या बीटेक, जैसा आपका रुझान है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ है। मैं हर बच्चे को यही कहता हूँ कि सबसे बड़ा गिफ्ट आप अपने माँ-बाप को थोड़ी मेहनत करके। ये बात सर हमारे दर्शकों को स्पेशली बताइए कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये फ्री बिल्कुल। ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, थोड़ी-सी मेहनत करने से अगर बच्चे को सरकारी तौर पे अगर आपको बीए, बीएससी या बीटेक की डिग्री मिल रही है, क्योंकि और वो भी जेएनयू से, आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा। आपका फर्स्ट क्लास जो आपके ऑफिसर बनने का स्टेटस है, वो आपकी जेब में है। तो ये मैं बच्चों को कहता हूँ कि थोड़ी-सी अगर वो संजीदा हो जाएँ, थोड़े से मेहनत करें, तो ये अपने अपने लिए करियर इंश्योर कर सकते हैं, और अपने मदर फादर, क्योंकि आप नॉर्मल भी अगर इंजीनियरिंग करते हैं, तो आपका करीब 15 से 20 लाख रुपया खर्च हो जाता है। और आज के अगर ज़माने में किसी के 2 या 3 बच्चे हैं, तो उस माँ-बाप के लिए थोड़ा-सा मतलब माली तौर पे ये दिक्कत आती है। सर ये तो बात हो गई एनडीए की तरफ। सीडीएस की बात। सीडीएस, अब जैसे चलिए बाई चांस कोई बच्चा एनडीए में नहीं क्वालीफाई किया, तो उस बच्चे को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कोई कुंभ का मेला तो है नहीं कि साहब 12 साल बाद लगेगा, हर 6 महीने बाद इम्तिहान होता है। ठीक है, तो बीए या बीएससी या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर लेवल तक तो वो एनडीए का दे सकता है एग्जाम। जी। ठीक है, 19.5 साल तक जब नहीं होता है, बाई चांस चलो नहीं क्वालिफाई किया, कोई बात नहीं, तो वो सीडीएस एंट्री के लिए एलिजिबल होता है जब वो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में जाता है। अच्छा। वहां भी मैं इस बात को अंडरलाइन करूंगा कि फाइनल ईयर में जाते ही, फाइनल ईयर अपीयरिंग में आप सीडीएस का इम्तिहान दे सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, और ये भी तीनों सेना के अंगों के लिए होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। सर एफकेट सर? एफकेट, अब एयरफोर्स ने क्या किया है कि एयरफोर्स ने अपना एक कॉमन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट रखा है। ये फरवरी और अगस्त में होता है, क्योंकि सीडीएस का एग्ज़ाम और एनडीए का एग्ज़ाम अप्रैल और सितंबर में होता है, दोनों एक ही दिन होते हैं एग्ज़ाम। इन्होंने फरवरी और अगस्त में रखा है। अब इसके अंदर एक ही पेपर होता है जिसमें 25 सवाल आपके इंग्लिश के आते हैं, 25 एलिमेंट्री मैथ्स जो हाई स्कूल लेवल का होता है। एनडीए में थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा हायर लेवल का होता है जी। एफकेट में और सीडीएस में हाई स्कूल लेवल का मैथ्स आता है। तो जो लोग मेरी तरह जो गणित से डरते हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सीडीएस या एफकेट में कर सकते हैं जी।
और उसके अंदर तीसरा जो पेपर होता है वो जीके का होता है, और चौथा जो उसका पार्ट होता है वो उसमें रीजनिंग एबिलिटी है, जिसमें इंटेलिजेंस टाइप के आते हैं। 100 नंबर का मतलब 100 सवाल होते हैं, एक सवाल 3 नंबर का होता है, तो टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है। अच्छा सर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, इसके लिए क्या कुछ अलग से एग्जाम देना पड़ता है या एक ही एग्जाम से आप क्वालिफाई? नहीं, एग्जाम एक ही है। जो नॉन टेक्निकल है, जैसे कोई बच्चा आर्ट्स का है, कोई कॉमर्स साइड से है, या किसी ने बीबीए एमबीए किया है, या कोई और उसने किसी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की है, तो वो नॉन टेक्निकल स्ट्रीम के लिए क्वालिफाई करता है। और टेक्निकल उसमें आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना लाजमी है। सर जो इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है सर, उसमें एसएसबी कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है सर? एसएसबी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में वैसे सर विस्तार से थोड़ा बताएं ताकि दर्शक। बिल्कुल। देखिए, प्रक्रिया ये रहती है, जैसे आपका रिटन हुआ, तो जैसे एनडीए में करीब 8 लाख बच्चा अपीयर होता है, तो पहले 8,000 बच्चों को ले लिया। 8 लाख होता है? 8 लाख बच्चा अपीयर होता है, और साल में 2 बार एग्जाम होता है, 400 वैकेंसीज है, तो उसमें से 8,000 बच्चों को ले 800 बच्चों के लिए 8 लाख आवेदन? नहीं, एक मतलब 400 बच्चों के लिए 8 लाख, साल में 2 बार एग्जाम होता है, अप्रैल और सितंबर। ये तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज आईपीएस आईएएस। जी, थोड़ा सा है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बच्चे क्वालिफाई करते हैं। रही बात, आपने कहा एसएसबी, एसएसबी एक ऐसी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जिसे कहते हैं, ये एक 5 दिन की प्रक्रिया है। तो अब आप ये देखिए कि ये विश्व का सबसे बड़ा इंटरव्यू है, सबसे इफेक्टिव इंटरव्यू है, क्योंकि इसमें आपकी जो सारी पर्सनालिटी है, 360 डिग्री पर्सनालिटी है, उसको चेक किया जाता है। अब देखिए, मैं और आप आपसे अभी आधे घंटे बात कर रहे हैं फ़हीम साहब, तो अभी मैं बड़ी लच्छेदार बातें करके आपको चला जाऊंगा, और आप कहेंगे अरे साहब, ब्रिगेडियर साहब जैसा आदमी कोई नहीं है। जिस दिन मैं 5 दिन आपके घर में आके रहूंगा, तब कहेंगे यार, इससे नामाकूल आदमी कोई नहीं है। क्योंकि वो आप कहेंगे कि साहब, न इसे खाने का सलीका आता है, न इसे पहनने का सलीका आता है, न इसे अखबार पढ़ने का तरीका आता है, न इसे वॉशरूम इस्तेमाल करने का आता है। कहने का मतलब है कि हम 3 एंगल्स पे उस बच्चे को टेस्ट करते हैं। कैसे कैसे सर? हमारे शास्त्रों में एक चीज कही गई है, मनसा वाचा कर्मणा। कर्मण। ठीक है, जो आपके मन में है, जो आपके वचन में है, और जो आपके एक्शंस में है, वो सारी चीजें चेक की जाती हैं, और एक पूरी पर्सनालिटी का आपका पूरा एक स्कैन किया जाता है। और जो अच्छी पर्सनालिटी होती है, वो इन तीनों में जो सबसे कम गैप है, वो एक अच्छी पर्सनालिटी मानी जाती है। जी। तो मनसा जो आपका है, वो साइकोलॉजिस्ट आपको चेक करता है। किसी भी सर्विस में साइकोलॉजिस्ट आपको चेक नहीं करेगा। एक दिन पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उस बच्चे का। 2 दिन वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एक्शंस, मतलब टीम में कैसे काम करेगा वो, उसके अंदर इनोवेटिव वो है कि नहीं, सोशल एडजस्टमेंट है कि नहीं, सोसाइटी में इफेक्टिव रहेगा या टीम में इफेक्टिव रहेगा कि नहीं, और उसमें डायनेमिज्म है कि नहीं, उसके अंदर वो जोश जुनून, वो जज्बा है कि नहीं। तो 5 दिन एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर अलग से इंटरव्यू करता है। तो 5 दिन उस बच्चे को टेस्ट किए जाते हैं, उस पे उसको थोड़ा सा स्ट्रेस में भी रखा जाता है, क्योंकि हाँ, तो जिससे उसकी जो ट्रू पर्सनालिटी है वो उभर के आती है। तो ये भी बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो जैसे ही उन्होंने मान लीजिए रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, या टीएस में उनको शॉर्टलिस्ट हो गए वो, क्योंकि टीएस में रिटन एग्जाम नहीं है, नेवी कैट में नेवी टेक में रिटन एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी कॉल आता है। तो बच्चा वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि साहब ये नॉर्मल इंटरव्यू है, और मैं 8-10 तो वो 8-10 दिन पहले या तो अपने दोस्तों से कोई जानकारी हासिल करता है, या वो किसी मतलब जो जानकार आदमी है उसके पास आता है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो मेरी दरखास्त लोगों से यही है, जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई करते हैं या शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उसी दिन से आपको अपनी एसएसबी की तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी जोर दिया जाता है, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, ठीक है, किस तरह से आप ग्रुप में काम करते हैं, कोऑपरेशन, टीम वर्क, ऑनेस्टी। तो ये 15 क्वालिटीज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उसमें देखी जाती है। और हर असेसर जो है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है, चाहे इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, तीनों उसी को देखते हैं। फिर बाद में 5वें दिन जब कॉन्फ्रेंस होती है, तब वो मिलान करते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं कैंडिडेट को कि भाई किसको लिया जाए और किसको नॉट रिकमेंड किया जाए। एयरफोर्स और डिफेंस, सॉरी, उसके लिए नेवी के लिए सबसे अच्छे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जिससे बच्चा
ले ताकि आगे जाके उसे परेशानी ना हो। देखिए और बोर्ड भी बताइएगा जरा, किस बोर्ड से जी बच्चे को ज़्यादा जी बोर्ड किस बोर्ड को प्रेफ़र करना चाहिए जी बच्चे को? देखिए इंडिया में करीब टोटल 34 एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, ठीक है, और जो प्रोमिनेंट हैं वो आपके मतलब सीबीएसई और आईसीएसई, अच्छा, ठीक है। सीबीएसई मतलब से ज़्यादा मतलब यूपीएससी में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स है, जनरली यूपीएससी में आप देखिए वो उनको बेस माना गया है। तो खासकर जो बच्चे जैसे पीसीएम वगैरह लेते हैं, तो उनके लिए जैसे एयरफोर्स और नेवी में फ्लाइंग या एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए भी एवेन्यूज खुलते हैं। अच्छा। जो बच्चा आर्ट्स का है या जो कॉमर्स का है, उनके लिए आर्मी यकीनन, क्योंकि लेकिन आर्मी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, 208 वैकेंसीज हैं एनडीए में। तो और मतलब सीडीएस में भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी एक स्ट्रीम है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एक अलग स्ट्रीम है। तो आर्मी में उनके लिए एवेन्यू है। तो ये बात नहीं है कि साहब कोई आर्ट्स का बच्चा है या कॉमर्स का है या पीसीबी का है तो उसके लिए डिफेंस में फ्यूचर नहीं है, वो भी इसमें कर सकता है। लेकिन हाँ, जिसके पास पीसीएम है वो दोनों मतलब ब्रांचेस के लिए एलिजिबल रहता है। सर, जो अगर मान लीजिए कमीशन हो जाता है या सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो उसके बाद ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर रहता है सर, और कहाँ ट्रेनिंग होती है इसकी? तीनों विंग्स का बताइएगा। देखिए एनडीए में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है सब कुछ, क्योंकि आपने एसएसबी क्वालिफाई कर लिया, फिर मेडिकल होता है और फिर मेरिट निकलती है। फाइनल मेरिट में जब आप हो जाते हैं रिकमेंड, तो आपको कॉल लेटर आता है। तो जो एनडीए के बच्चे हैं वो पहले 3 साल प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग करते हैं एनडीए खड़गवासला पूना में। जी, वहाँ उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और उनको जैसा उनका रुझान है या बीए, बीएससी या बीटेक जो करना चाहते हैं, उनकी बदस्तूर क्लासेस चलती है और जेएनयू से उनको डिग्री मिलती है। ठीक है, साल में 2 बार पास आउट होते हैं वो। एग्ज़ाम उसी के साथ उसी के साथ वही कंडक्ट कराते हैं, एनडीए कराता है, जेएनयू से एफिलिएटेड है। उसके बाद वो 1-1 साल के लिए, जैसे जो आर्मी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाते हैं, वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं। जो एयरफोर्स के हैं वो डिंडीगुल जाते हैं हैदराबाद, और जो नेवी के हैं वो एजिमला जाते हैं केरला केरला। जी। फिर उसके बाद वो कमीशन ऑफिसर्स बन जाते हैं। जो सीडीएस के थ्रू जाते हैं वो डायरेक्ट, जैसे आईएमए में जाएगा तो वो 1.5 साल के लिए देहरादून जाएगा जी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए चेन्नई और गया में 2 संस्थान हैं, और लेकिन ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। और जो एयरफोर्स और नेवी के हैं वो रेस्पेक्टिव अकेडमीज में जाएगी। सर, ट्रेनिंग के दौरान सर इन बच्चों को सिखाया क्या जाता है? देखिए देखिए हमारा सबसे बड़ा वो रहता है कि हमारे यहाँ कहते हैं ना, वी मस्ट कैच देम यंग। क्योंकि देखिए हमारा मेन ध्येय रहता है कि न तराशे गए तो पत्थर थे, तराश दिए तो खुदा हो गए। ठीक है। तो हमारा देखिए 16.5, 17 साल, 18 साल का बच्चा अगर आपने माँ बाप से ले लिया और आप उसे एक लैड टू लीडर, मतलब एक बच्चे से उसे लीडर बनाना चाहते हैं, तो आपको उस पर काफ़ी काम करना पड़ता ठीक है। हालांकि आपने ऑलरेडी देख लिया है कि इस बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, तो ये एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो वहाँ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, आपको अपनी कई हॉबीज़ को परस्यू किया जाता है, एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, और आपको मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ाए जाते हैं। और भी कई तरह के, जैसे क्रॉस कंट्री होते हैं, डिबेट होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। तो एक मुकम्मल शख्सियत जो है वो उस पर काम किया जाता है, जिससे उसके अंदर जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो आपने देखी हैं, उनको कैसे तराशा जाए और कैसे उस बच्चे को एक लीडर के रूप में सेना को अर्पित किया जाए। सर, जैसे ट्रेनिंग में आप बताया कि आपको बिल्कुल उसको प्यूरिफाई कर दिया जाता है, उससे पहले बच्चे को कुछ तैयारी करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, ट्रेनिंग में जाने से पहले जैसे ही जो बच्चे हो जाते हैं, हम अक्सर उनको ये कहते हैं कि आप थोड़ा-थोड़ा दौड़ना शुरू करिए, ठीक है? तो जिससे जैसे कि एक तो होता है सर वहाँ ट्रेनिंग करना, ठीक है? एक होता है सर लोकल स्तर पर ट्रेनिंग करना, लेकिन लोकल स्तर पे वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है जो वहाँ के जो नॉर्म्स हैं उसके। जी, जी। तो उस हिसाब से बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं यही कहता हूँ, जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन एनडीए या सीडीएस या एफकेट में हो जाता है, तो थोड़ा-सा आपको फिज़िकल फ़िटनेस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं कहता हूँ 1 या 1.5 या 2 किलोमीटर से रोज़ थोड़ा बहुत दौड़ें, थोड़ा बहुत वर्जिश करें, जिससे आपको, क्योंकि वहाँ फिज़िकल फ़िटनेस पे थोड़ा-सा ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। तो वहाँ अगर बच्चा पहले से थोड़ा-सा अपने बॉडी को ट्यून करके जाता है या अपने आप को टोन करके जाता है, तो उन बच्चों को वहाँ दिक्कत नहीं होती है।
सर एक सिपाही, मान लीजिए मैं सिपाही भर्ती होता हूँ, ठीक है सर, एयरफोर्स हो या नेवी हो, तो मेरे ग्रोथ के चांस कहाँ तक हैं, प्रमोशन के चांस कहाँ तक, मैं क्या किस पोस्ट तक जा सकता हूँ लास्ट रिटायरमेंट तक सर? बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, अगर आप बतौर ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लेफ्टिनेंट के पद पे आपका कमीशन होता है और आप सीडीएस तक बन सकते हैं। आपने देखा होगा, आपके दोस्त हैं? जी, मेरा क्लासमेट है जनरल अनिल चौहान। हम साथ में पढ़ा करते थे जब बचपन में। तो वहाँ तक आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अग्निवीर ज्वाइन करते हैं, अब जैसे किसी कारणवश किसी बच्चे ने अग्निवीर ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसमें पोटेंशियल अगर है, तो ये नहीं है कि साहब वो सिपाही ही रिटायर होगा या सूबेदार मेजर या वहाँ तक। जो अग्निवीर में जा रहे हैं वो सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन तक का रैंक ले सकते हैं। लेकिन अग्निवीर में भी अगर 20 से लेके 27 साल तक की एज के बच्चे, जैसे एनडीए एक स्ट्रीम है, ऐसे ही एक आर्मी कैडेट कॉलेज एक स्ट्रीम है, जिसमें वो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करके एसीसी ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी फिर बाद में आईएमए एनडीए वाले बच्चों के साथ ज्वाइन करके कमीशन्ड ऑफिसर्स बन सकते हैं। और वो मेजर जनरल या मतलब जहाँ तक उनकी एज परमिट करती है या क्वालिफिकेशन परमिट करती है, वहाँ तक वो रैंक हासिल कर सकते हैं। सर क्या विदेशों में ट्रेनिंग का मौका मिलता है सर? अरे बिल्कुल। देखिए, जो लोग अच्छा करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप, क्योंकि आर्मी एक बड़ा कॉम्पिटिटिव सर्विस है। ये नहीं है, कई बच्चे, हम लोग भी पहले ये सोचते थे कि साहब फौज में चले जाएंगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन फौज में काफ़ी पढ़ाई है और अपने आप को फिजिकली और मेंटली एकदम रोबस्ट रखना पड़ता है। तो जो बच्चे अच्छा करते हैं, जैसे कोर्सेज में कई कोर्सेज होते हैं, तो उनको फॉरेन मतलब में ट्रेनिंग कोर्सेज पे भेजा जाता है। जैसे मैं खुद एक फॉरेन टेन्योर किया हुआ है, मैं भूटान की आर्मी को ट्रेन करता था, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम में। तो जो अच्छा करते हैं उनको बतौर इंस्ट्रक्टर या यूनाइटेड नेशंस के मिशंस में भेजा जाता है। और कई कोर्सेज में, जैसे हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट विदेशों से आता है, तो उन इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग के लिए या उनके रिपेयर के लिए या उनके मेंटेनेंस के लिए कई कोर्सेज चलते हैं। जी। सर जो आर्मी को बड़ा अच्छा जॉब माना जाता है और कहा जाता है कि बड़ी सुविधाएं बड़ी अच्छी-अच्छी मिलती है इसके अंदर, अगर कोई जॉइन करता है तो वो फैसिलिटीज़ क्या-क्या है ताकि युवा उससे प्रभावित होके आर्मी जॉइन करे उसे? देखिए, क्वीन विक्टोरिया ने एक बार कहा था, इफ सम आर्मी ऑफिसर लव्स यू, वॉक लाइक ए क्वीन। तो ये बताता है कि किस तरह से, देखिए, बंकर से लेके बंगलोस का जो सफ़र होता है, वो केवल आर्मी ही दे सकती है। आर्मी ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पावर्स है। वो जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह वो कर सकते हाँ। हैं। जी। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो ये है कि जो आपकी जो लाइफ है, वो एक अनपैरेलल लाइफ है। मतलब जो ज़िंदगी आपने फ़ौज में बिता ली, क्योंकि आप एक जब आप कमीशन होते हैं एक यूनिट में, या एक जवान बतौर अग्निवीर एक यूनिट में जाता है, तो वो एक ऐसी बॉन्डिंग होती है, वो एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ठीक है। तो अब जैसे मैं जिस यूनिट में कमीशन हुआ हूँ, तो मतलब मरते दम तक वो यूनिट मेरा घर है, मेरी एक फैमिली है। तो वहाँ आपको एज ए टीम काम करना पड़ता है। वहाँ हर आदमी एक दूसरे के लिए बना हुआ है। जी। कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वहाँ फौज में कोई जगह नहीं है। एज ए टीम जो आप अचीव करते हैं, और जो फैसिलिटीज़ आपको आर्मी में मिल सकती हैं, मुझे नहीं लगता। देखिए, आप एनडीए में जाइए, आप सबसे बेहतरीन खाना जो आपको कभी ज़िंदगी में खा सकते हैं। यू नेम ए स्पोर्ट, मतलब कोई ऐसा स्पोर्ट या एडवेंचर बताइए जो वहाँ नहीं है। तो ये जो लाइफ है, मुझे नहीं लगता कि, मैं तो बल्कि यही चाहूँगा कि साहब दोबारा अगर जन्म मिले तो मैं तो फौज में ही जाना चाहूँगा। अच्छा सर, क्या आर्मी में भर्ती होने के लिए या ऑफिसर बनने के लिए क्या देश में कुछ कॉलेजेस हैं जो ट्रेनिंग देते हो इसकी? हाँ, देखिए, जैसे मैंने बताया कि तैयारी कराते हो, कोचिंग कराते हो? हाँ, सैनिक स्कूल्स वगैरह हैं, वो आपको तैयारी कराते हैं, लेकिन उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। प्लस कई इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि आजकल बच्चे को क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे के ऊपर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बहुत है। बच्चा फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है। और कई बार हम बिना पोटेंशियल देखे, मतलब पेरेंट्स भी हालांकि वो सबसे बेहतरीन चीज़ देना चाहते हैं बच्चे को, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि बच्चा मतलब वो कहते हैं ना कि इतना प्रेशर में आ जाता है दैट ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म।
तो बच्चे को ये चाहिए कि भाई जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको एक ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं, एक उसको ऐसी ऐसी राह पे ला कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को ट्रेन करता हूँ, तो वहाँ बच्चे को अगर आपने वो काम वहीं नहीं कराया तो वो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। वो जाके बस्ता बंद करके किताबें रख देगा एंड ही विल गेट इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे पढ़ाई है या कोचिंग है या कुछ है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आपको कम से कम वो कहते हैं ना कि आपकी जो दिशा और दशा, फोकस वो बहुत ज़रूरी है। सर कोचिंग के लिए बच्चों को इसके लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी से भी काम कर सकते? नहीं, सेल्फ स्टडी से भी काम हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे का मोटिवेशन लेवल क्या है, उसकी विल पावर क्या है और कितना फोकस्ड है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे जो हमारी संस्था है, हम शहीदों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। जी। बिल्कुल, उनको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं कि भाई आएँ वो, क्योंकि देखिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उनके लिए अगर हम ये नहीं कर पाएँगे तो शायद वी आर नॉट वर्थ। सही बात। सर कुछ ऐसे टिप्स दीजिए बच्चों को ताकि वो उनमें एक कॉन्फिडेंस बढ़े, खासकर इंटरव्यू के लिए, ठीक है? सेल्फ स्टडी कर लेगा या कोचिंग में जाके थ्योरेटिकल तो कर लेगा, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है ना, तो बड़े-बड़े फेल हो जाते हैं उसमें। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड चीज़ क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे फ़हीम साहब, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि एक आपने सुना होगा शेर कि कोई चाँद लाकर नहीं देगा, कोई चाँद लाकर नहीं देगा, अपने चेहरे को जगमगाया कर। ठीक है, तो आपको अपने जो अंदर टैलेंट है, देखिए शास्त्रों में एक चीज़ कही गई है कि ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसमें कोई शक्ति ना हो, जी। ऐसी कोई बूटी नहीं जिसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई खूबी ना हो। ठीक है, तो हमें वो टैलेंट मैप करना है, फिर उस टैलेंट को डिप्लॉय करना है। और सबसे जो कमी जो मैंने देखा है बच्चों में, वो ये रहती है कि वो बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। वो कैसे लाई है सर? हाँ, वो इसके लिए जैसे जो स्कूल में आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, अरे बच्चे अगर कोई बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी वन एक्ट प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा है या न्यूज़ पढ़ रहा है असेंबली में, तो उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी। मेरे पास बच्चे आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे वो जैसे उनको लेक्चर स्टैंड पे खड़ा कर दो तो ब्रेक अगर दे दें तो वो चुप नहीं होते, और लेक्चर स्टैंड पे खड़ा हो जाओ तो बोलते नहीं। वो कहते हैं ना कि मुझे सब याद था आपके आने से पहले, मुझे सब याद आएगा आपके जाने के बाद। तो ये जो समस्या है बच्चों को, उसमें उनको एक तो न्यूज़पेपर, हाँ सर, वो टिप्स ज़रूर दीजिए। मेरे से कोई भी हमारे दर्शकों को टिप्स ज़रूर दीजिए क्योंकि क्या-क्या करना चाहिए बच्चों देखिए मैं ये कहता क्योंकि हूँ ठीक है ट्रेनिंग थ्योरेटिकल करके पास हो जाएगा, जी। लेकिन वहाँ जो इंटरव्यू तो उसको खुद ही फेस करना है। मेरा वो कैसे? मेरा ये मानना है बच्चे को, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आप बच्चे को बतौर इंटरेस्ट उसे उसकी वोकेबलरी बढ़ाएं, उसको यूसेज बताएं कि भाई कैसे इस भाषा को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बच्चों में डालिए। मैं तो कहता हूँ कि न्यूज़पेपर इज़ अ कंप्लीट गाइड। मेरे से कई बार बच्चे पूछते हैं कि साहब कौन सी गाइड लें। मैंने कहता हूँ भैया एक अंग्रेजी का अखबार, इट इज़ अ कंप्लीट गाइड। अगर आप उसे ढंग से पढ़ लेते हैं, इनिशियली समझ में नहीं आता, इनिशियली इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी। आज भी देखिए मैं इस उम्र में भी जब तक सुबह अखबार नहीं आता तब तक बड़ी बेचैनी रहती है। 2 अखबार में सुबह पढ़ लेता हूँ दफ्तर या अपने इंस्टीट्यूट जाने से पहले। तो वो आपका वोकेबलरी बढ़ा रहा है, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा रहा है, और केवल मात्र 4 रुपए का खर्चा है उसमें, और करीब 30-35 रुपए की रद्दी बिक जाती है। तो मतलब मैं तो इकोनॉमिक्स भी उसकी वर्कआउट कर रखी है बच्चों को। तो सर ये तो हो गया अंग्रेजी वाले बच्चों का, जी। क्योंकि अंग्रेजी नहीं वो जी। जैसे अंग्रेजी जी। पढ़ते जो दिक्कत तो यहाँ भी आती है ना, जी। वो क्या करेंगे? दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, असफल हो गया सर, उसे क्या करना चाहिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आपने इसमें 2 सवाल निकलते हैं। पहली बात तो आपने कहा कि अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए। देखिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में अंग्रेजी और हिंदी, ये बच्चों में बड़ी गलत धारणा है कि सर वो जो इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे होते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही बात है सर, लोग कहते हैं ऐसा। गलत कहते हैं। मैं रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैं इन्वॉल्व रहा हूँ इस प्रोसेस से। वहाँ बच्चे अगर आप देखें तो आप हिंदी, इंग्लिश या हिंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं। भाषा पे जोर नहीं है, भाव पे जोर है। अच्छा। बिल्कुल, गाँव से ऐसे-ऐसे बच्चे आते थे एंड दे गेट सिलेक्टेड।
वो नहीं है। ये मैं बच्चों को, ये जो कई इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने धंधे के लिए बता रखा है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करिए, हम आपकी पर्सनैलिटी को बताएंगे। गलत है। तो ये पहली बात, मैं खासकर जो ग्रामीण अंचल से बच्चे या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं गांव में, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, सिलेक्शन रेट गांव के बच्चों का बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ वेल। पहली बात। दूसरा, आपका जो सवाल था कि भाई जैसे जो मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, देखिए वो भी आजकल हिंदी के जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो, अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम, जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो दोनों लैंग्वेजेस में बाइलिंगुअल है। अच्छा। जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। दिस बिल्कुल, दोनों में। आप किसी भी उसको ले सकते हैं। तो कोई बच्चा जो हिंदी के बैकग्राउंड से आ रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे तो सब इंग्लिश में हो। वो नहीं सर, इसमें मेरा एक सवाल है, क्या वो एयरफोर्स नेवी में भी हिंदी में आता है सर? बिल्कुल सारा एनडीए का या सीडीएस का पूरा पेपर, इतनी बड़ी बुकलेट आती है, एक तरफ हिंदी में छपा होता है, एक तरफ इंग्लिश में छपा होता है उसका। जी। अच्छा सर, रिटायरमेंट के बाद सर क्या कोई करियर है उसके लिए? है क्यों? करियर है। आप देखिए 20 साल 6 महीने पे मैं ऑफिसर बन गया था। ठीक है। उसके बाद आप, आर्मी आपको इतना सक्षम बना देती है, इतनी क्वालिफिकेशन आपको दे देती है कि मतलब आप मतलब अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपको अंदर मतलब करने की जो जुनून है या जो जज्बा है, तो लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा व्यस्त हो गया। जो सर्विस में था तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज मच बेटर, क्योंकि आज इतना, देखिए मैंने जब ज्वाइन किया था उसके बाद मैंने कम से कम 8 या 9 डिग्री हासिल की, जी। या 2 मास्टर्स किए, एमबीए किया मैंने, उसके बाद लॉ किया, फिर मैंने एमफिल किया और पीएचडी की। तो आज मैं कई यूनिवर्सिटीज़ की मतलब पैनल पे हूँ, वहाँ फैकल्टी हूँ, मतलब कई प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ, आईएएस एकेडमी वगैरह, कई उनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ। तो अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशंस हैं और अपने आप को आप ने उस तरह से मोल्ड किया है, क्योंकि देखिए फौज में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, भाई फौजी आदमी को जवान क्यों कहते हैं? जवान इसलिए कहते हैं कि वो कभी बूढ़ा ही नहीं होता। सही बात। तो इसलिए ही इज ऑलवेज यंग। सर वही वाला मेरा सवाल फिर वो बीच में रह गया था कि कोई बच्चा फेल कर जाता है, असफल हो जाता है, वो कैसे फिर दोबारा से उसको कर... हाँ, देखिए बाई चांस कोई बच्चा, एक तो सबसे अच्छी चीज़ फौज में है कि हमारे यहाँ अगर किसी बच्चे के एनडीए में 33% नंबर भी आए हैं 12th में, या तो वो भी एलिजिबल है, अगर वो बशर्ते को रिटन एग्जाम पास कर लेता है। ठीक है, दैट इज इट। कट ऑफ टीएस और नेवी टेक में इसलिए अलग की गई है जिससे थोड़ी स्क्रीनिंग हो सके, क्योंकि इतनी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये परसेंटेज को तरजीहत नहीं दी जाती। 90% 80% वाला बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा। आप देखिए एवरेज बच्चा जिसके 50% नंबर हैं ही क्वालिफाइज, या जिसके 40% नंबर हैं वो क्वालिफाई करता है। बाई चांस कोई बच्चा फेल हो जाता है या पहली बार में नहीं क्वालिफाई करता है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हर 6 महीने में इम्तिहान हो रहा है। 2 आपको एनडीए के चांस मिल रहे हैं, 2 आपको टीएस के मिल रहे हैं, नेवी टेक का मिल रहा है। तो आपको मतलब 5 एग्जाम तो यही मिल रहे हैं साल में, 5 इंटू 3 साल, 5 दिया 15 हो गए, 15 आपको एक्सपोजर्स मिल रहे हैं। उसके बाद सीडीएस में मिल रहा है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन स्कीम्स भी हैं, अगर आपने एमए एमएससी कर लिया है या पीएचडी कर लिया है या एमबीए किया है, तो वहाँ भी आप मतलब अकाउंट्स ब्रांच में, एजुकेशन ब्रांच में, मेट्रोलॉजिकल ब्रांच में, हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, कहीं भी जा सकते हैं। तो स्काई इज द लिमिट। करीब 2-2,500 के करीब वैकेंसीज हैं सारी एंट्रीज को मिला के आर्मी में। जी। सर आर्मी के दौरान जब आप जॉब कर रहे थे तब, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इस दौरान कोई ऐसा अनुभव बताएं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और उनसे बच्चे कोई सीख ही सके? देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बच्चा था, वो बिल्कुल गांव से आया। ठीक है, जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारी क्या हॉबीज है। आप तो सर बोर्ड में भी हैं ना, जी, बोर्ड में भी रहे ना? जी, तो उसमें उससे पूछा गया, तो उसने कहा साहब क्या हमारी हॉबीज भी हो सकती है? तो जो अंडर स्टडी ऑफिसर्स भी होते हैं वो बैठे हुए थे जब इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनकी पोस्टिंग होने वाली होती है। तो जब उसका हमने बायोडाटा देखा, पीआईक्यू फॉर्म बोलते हैं, जब उसको देखा तो उसमें
उसने लिखा कि मेरे फादर किसान हैं और हम शाम को रिक्शा चलाते हैं, तब जाके चूल्हा जलता है हमारे घर। फिर मैंने कहा कौन सी किताबें पढ़ते हो, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास तो टेक्स्ट बुक नहीं है, किताबें क्या पढ़ेंगे। तो वहाँ जो ऑफिसर बैठे थे, जो अंडर स्टडी ऑफिसर था, जब वो चला गया बच्चा, तो उसने पूछा कि सर आपकी क्या रिकमेंडेशन है। मैंने कहा रिकमेंडेड। दूसरा ऑफिसर बोलता है सर मैंने तो नहीं रिकमेंड किया इस पर। तो आपने कैसे कर दिया, इसने तो बड़े ऊट पटांग सवाल दिए, और बिल्कुल हिंदी में बोल रहा था वो बच्चा। मैंने कहा देखो, जिस बैकग्राउंड से ये बच्चा आता है, जिस सत्यता से इसने, जिस कन्विक्शन से इसने जवाब दिए हैं, ही विल बिकम ए वेरी गुड ऑफिसर। जैसे सर एक मूवी 12वीं फेल आई थी, बिल्कुल 12वीं फेल आई थी, जो मनोज थे, उन्होंने बड़े ऐसे सवाल जवाब दिए थे कि जवाब दिए थे। आप करना चाहे तो करिए, वरना मुझे तो पढ़ाना है, पढ़ा दूंगा जाके। बिल्कुल। तो वही हुआ, और वो बच्चा आज लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, अच्छा कर रहा है। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के जरिए से बताना चाहता हूँ कि मतलब वहाँ मेरिट की मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। वहाँ मतलब जो बच्चा, अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, तो उसको वो बिल्कुल ले लेंगे। कोई वहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि साहब किसी की अप्रोच आ जाएगी। बड़े से बड़े ऑफिसर कोई भी अगर कोशिश भी करता है, तो उनकी कोई सुनता नहीं है। इसीलिए आज सबसे बेहतरीन अगर इदारा है कोई देश में, तो वो डिफेंस सर्विसेज। सर कुछ और बताना चाहें करियर से रिलेटेड, जो क्योंकि हो सकता है मैं कुछ छोड़ दिया हो जी और आप बताना चाह रहे हो कि कुछ ये भी हो सकता है बच्चों के लिए फायदेमंद, जी, तो तो कुछ बताएं। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ये चाहिए कि देखिए, अगर आपको अंदर एक एडवेंचरस लाइफ की, एक बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ की, एक देश के लिए कुछ करने का जज्बा अगर है, तो सेना से बढ़िया जॉब कोई नहीं है। जी जी, और आप बड़े यंग एज में, आप मुझे बताइए 20 साल 6 महीने में कौन आपको ऑफिसर बनाएगा। कहीं क्लास 1 जॉब आपको मिल रहा है, सैलरीज बड़ी अच्छी है, ठीक है, आपको जो रिस्पेक्ट है, जो वर्दी है, उसका कोई सानी नहीं है। आज भी हम देखिए रिटायर हो गए हैं, लेकिन मतलब रिटायर क्या, मतलब री अटायर हो गए हैं। मतलब पहले हरे रंग की वर्दी पहनते थे, अब नीली पहननी शुरू कर दी है, या कभी से। तो आज भी वो किसी सैनिक को देख के जो जोश और जुनून आता है, ये बात सही है, वो सही मतलब रिस्पेक्ट आज भी है तो। टीनेजर नहीं, लेकिन हाँ रिसाइकिल टीनेजर तो नहीं है। तो बहुत 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 शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए। तो ये थे डॉक्टर विनोद दत्ता साहब, जिन्होंने युवाओं के लिए वो सारी चीज़ें बताई जो उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। तो इस वीडियो को वे युवा ज़रूर देखें जो अपना करियर किसी भी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, और ख़ासकर डिफेंस को लेकर के। डिफेंस की ज़िंदगी बड़ी शाही होती है, उसे बनाएं। और ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।